Hi guys, welcome back to the Studious World. I am Muskan. So this is our second video of block 1, and in this video we'll complete this chapter and this block, okay? So if you have not seen the first video yet, so please go on to the channel and watch that video. I'll also add the link so that you can watch it. ओके सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं और इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। सो सब कुछ ध्यान से समझना है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम साथ में सॉल्व करेंगे और कुछ मैं होमवर्क भी दूंगी, वो भी आपको करना है। आई विल ऑल्सो टेल यू द टाइम टेबल। सो आई विल ऐड वीडियोज़, आई विल अपलोड वीडियोज़ ऑन सैटरडेज और संडेज, ओके? सो वीकेंड्स पे ही वीडियो आएगी एंड विल कवर एवरी थिंग, सो डोंट वरी एट ऑल। एक और वीडियो मैं बनाऊंगी इसके बाद जिसमें कि मैं आपको फटाफट एक क्विक रिवीजन करा दूंगी इस चैप्टर का, और उसके साथ विल ऑल्सो प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सो दैट व्हेन यू विल सी द क्वेश्चन पेपर इन योर एग्जाम ऐसा आपको फील नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन आपने नहीं देखा हुआ है। हम सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो द फर्स्ट टॉपिक टुडे इज हिस्टोरिकल ओवरव्यू एंड करंट ट्रेंड, जिसका मतलब है हम पढ़ने वाले हैं स्कूल साइकोलॉजी की हिस्ट्री और प्रेजेंट के बारे में, ओके? सो पास्ट और प्रेजेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो फटाफट से देखते हैं। सो इसमें जो स्टार्ट किया गया है उसमें हम ये बताया हुआ है कि स्कूल साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो कि साइकोलॉजी के दूसरे फील्ड्स के साथ ओवरलैप करती है। ये बात हमने पिछले क्लास में भी देखी थी कि साइकोलॉजी के बहुत जो स्कूल साइकोलॉजी है उसके बहुत सारे रोल्स साइकोलॉजी के दूसरे फील्ड से बहुत मिलते जुलते हैं। बाउंड्रीज क्लियर नहीं है स्कूल साइकोलॉजी की। ये नहीं पता चलता कि कब स्कूल साइकोलॉजी खत्म होती है और कब दूसरी जो साइकोलॉजीज है वो स्टार्ट होती है। ये सब बहुत ओवरलैपिंग है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, रोल्स मिक्स हैं इनके। फिर जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है वो आपको बताता है कि ट्रेडिशनल रोल क्या होता है एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट, यानी बहुत समय से वो कौन सा रोल है जो सबको लगता है कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट का ये काम होता होगा। सो स्कूल साइकोलॉजिस्ट का जो काम है, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन द साइकोमेट्रिक मॉडल। साइकोमेट्रिक मॉडल का मतलब है कि क्या करना, असेसमेंट करना। असेसमेंट का मतलब होता है मीजर करना, एक तरीके से टेस्ट कंडक्ट कराना और उसके बाद उस रिजल्ट को एनालाइज करना और फिर रिजल्ट पेश करना। ये सारा काम एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट का होता है, ऐसा हमेशा से माना जाता रहा है। अब वो टेस्ट कौन सा हो सकता है? वो आपका करियर टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, बिहेवियरल टेस्ट, कोई सा भी टेस्ट हो सकता है। लास्ट 2 डेकेड्स में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो निकल के सामने आई हैं, जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट ने फेस की है, और हम उन्हीं लिमिटेशंस या प्रॉब्लम्स के बारे में अब पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे 5 लिमिटेशंस है। पहली जो प्रॉब्लम थी वो ये थी, नॉट हैविंग रोल क्लैरिटी। जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट थे उनको ये शिकायत रहती थी कि उनका रोल ही क्लियर नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उनका एग्जैक्ट काम क्या है। और उनको पता है तो क्या होता था कि उनके आसपास जो लोग थे, यानी स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, टीचर्स, पेरेंट्स, वो लोग उनसे बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लेते। तो इस वजह से उनका रोल क्लियर नहीं रहता था, ना बाकी लोगों को उनका रोल पता था और कभी कभी उनको खुद भी नहीं पता होता था हमारा रोल क्या है। वाई? बिकॉज दे वर ट्रेन्ड फॉर समथिंग एल्स एंड पीपल वर एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स फ्रॉम देम। नेक्स्ट, बीइंग हैंडेड ओवर टास्क दैट डिड नॉट फॉल अंडर देयर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। अब नाउ उनको जब ट्रेन किया जाता था उनको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें सिखाई जाती थी, लेकिन जब उनके जॉब की बारी आती थी, उनका काम करने का टाइम आया, तो उनको और एक्स्ट्रा काम थमा दिए जाते थे जिसकी उन्हें ट्रेनिंग भी नहीं मिली है। ये उनकी दूसरी लिमिटेशन या शिकायत थी। थर्ड, बीइंग मिसअंडरस्टूड इन देयर रोल एज स्कूल साइकोलॉजिस्ट, सॉरी, बीइंग मिसअंडरस्टूड इन देयर रोल एज साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स। इसका मतलब क्या है कि लोग क्या समझते थे, लोगों को लगता था कि ये स्कूल साइकोलॉजिस्ट कोई अलग चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट या नॉर्मल काउंसलर की तरह ही है। जबकि हमने पिछली क्लास में देखा था कि फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है। नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट के पास कोई भी अपनी पर्सनल, इमोशनल, बिहेवियरल कोई भी प्रॉब्लम लेके जा सकता है, लेकिन स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सिर्फ स्कूल के बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं। फोर्थ, फेसिंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर्स। जैसा कि मैंने अभी बताया कि उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती थी पेरेंट्स और टीचर्स को, जो कि अनरियलिस्टिक थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सोचो, आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में कराने गए, ओके? सो जब आप वहाँ पे गए, उन्होंने आपको बताया कि हमारे स्कूल में एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट भी है, और जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट है वो क्या करेगा, वो ना आपके बच्चे को असेस करता रहेगा, देखता रहेगा उसको कोई कमी तो नहीं आ रही, उसकी कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो समझ नहीं आ रही, और
आपके बच्चे को जो भी प्रॉब्लम होगी, चाहे वो घर से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, मार्क्स से रिलेटेड हो, वो सब उसे सॉल्व करेगा ताकि आपका बच्चा और अच्छा परफॉर्म कर पाए। सो जब आप ये सारी चीज़ें सुनोगे, आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाएगी। सो इसकी वजह से क्या होता है कि जब बच्चे कम स्कोर करते हैं, सो सारी की सारी गलती मानी जाती है स्कूल साइकोलॉजिस्ट की। आपका तो काम था प्रॉब्लम असेस करना, तो बच्चे को कैसे प्रॉब्लम आ रही है, उसको कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा, मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं। सो ये करके स्कूल का मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, बाकी टीचर्स और पेरेंट्स सब की उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है, जो कि अनरियलिस्टिक होती है। और लास्ट लिमिटेशन क्या है, नॉट एंजॉइंग द स्टेटस सिमिलर टू दैट ऑफ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। हमने पढ़ा था साइकोलॉजी के अलग अलग फील्ड्स होते हैं, जिसमें जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो बहुत सारे बच्चे इसमें स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनका स्टेटस बहुत हाई माना जाता है, उनकी सैलरी इससे अच्छी होती है, उनको लाइसेंस ईजिली मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए, और बहुत सारे अदर बेनिफिट्स हैं। सो जब स्कूल साइकोलॉजिस्ट होता है, वो देखता है कि हमारा पे भी कम है, हमें लाइसेंस भी ईजिली नहीं मिलता, हम अच्छे मतलब कि ईजिली सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, और हमसे इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी है, इतना प्रेशर है हमारे ऊपर। सो इसीलिए वो अपने स्टेटस को एंजॉय नहीं करते, जबकि पढ़ाई तो सेम ही लेवल की है, लेकिन फिर भी किसी को एडवांटेज, किसी को डिसएडवांटेज है। सो इस चीज़ की वजह से भी उन्हें बुरा लगता था। सो ये कुछ उनके रोल, जो उनका जॉब रोल होता है, उसकी कुछ लिमिटेशंस थे, या डिसएडवांटेज आप इसे बोल सकते हो। आगे क्या बताया जा रहा है? आगे बताया जा रहा है कि अभी हमने जो पढ़ा था कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो है वो ओवरलैप करता है बाकी फील्ड ऑफ साइकोलॉजी से। तो ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन दे रखा है हाईलाइटेड पॉइंट में। द ओवरलैप्स ऑफ द फील्ड इज ओइंग टू द फैक्ट दैट बिफोर स्कूल साइकोलॉजी स्टार्टेड ऑफ as a distinct field, it was the counseling and clinical psychologist who worked in the school setting। कि अभी ये जो प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा, कि ना किसी और को क्लियर है स्कूल साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल है, ना उनको खुद को क्लियर है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत पहले से जब स्कूल साइकोलॉजिस्ट को हायर किया जाता था, तो उनके पास डिग्री स्कूल साइकोलॉजी की नहीं होती थी। ऐसे लोग जिन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजी या काउंसलिंग की पढ़ाई की होती थी, उनको एज अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट हायर कर लिया जाता था। सो इसकी वजह से क्या होता था, वो आधा काम करते थे स्कूल साइकोलॉजिस्ट का, और आधा काम वैसा करते थे जैसे उन्होंने पढ़ाई करी है। सो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनकी वजह से लोगों के दिमाग में एक गलत डेफिनेशन बैठ गई है, लोगों के दिमाग में गलत एक्सपेक्टेशंस बैठ गई है। सो ये वो रीजन है जिसकी वजह से ओवरलैप करता है। आगे बताया जा रहा है क्या, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंडिया में बहुत ऐसे मास्टर्स के प्रोग्राम नहीं है जो स्कूल साइकोलॉजी में मास्टर्स करवाते हैं। सो उसी के बारे में बताया जा रहा है। इंडिया में 2 ही ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्पेशलाइज्ड मास्टर प्रोग्राम ऑफर करती है स्कूल साइकोलॉजी में। एक है महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, जो कि गुजरात में, और दूसरा है जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी, जो कि गुड़गांव में है। सो यही दोनों ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि क्या करती है, मास्टर्स प्रोवाइड करती है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर करती है स्कूल साइकोलॉजी में। इसके अलावा पुणे यूनिवर्सिटी जो है वो डिप्लोमा प्रोवाइड करती है स्कूल साइकोलॉजी में, और इग्नू 2010 से ही ग्रेजुएशन की डिग्री प्रोवाइड करता है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड करता है स्कूल साइकोलॉजी में। जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स का ही एक हिस्सा है। आगे आपको बताया जा रहा है अलग अलग एसोसिएशंस और कमिटीज के बारे में। देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जनरली एक एसोसिएशन या कमेटी का क्या काम होता है। कोई भी फील्ड से रिलेटेड जो एसोसिएशन या कमेटी होती है, उसका काम होता है ये देखना कि वो फील्ड सही से चल रही है एक एरिया के अंदर या नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है तो क्या प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, ये सारा उनका काम होता है। सो यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल एसोसिएशंस का नाम दे रखा है, यूएस की एसोसिएशंस का नाम दे रखा है। एक है नेस्प, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट, और दूसरा है एपी, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। सो देखो, दूसरे देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे एसोसिएशन और कमिटीज है, लेकिन इंडिया में नहीं है। इंडिया में 2009 में एक ऐसी एसोसिएशन चली थी जिसका नाम था इंस्पा। सो 2009 में ये स्टार्ट हुआ अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर बी मुखोपाध्याय, और इसने अभी 10 साल से भी ज़्यादा का टाइम पूरा कर लिया है। इस 10 साल में काफ़ी सारी एडवांसमेंट्स आए, यानी कि इन्होंने क्या क्या काम किया। इन्होंने एनुअल कॉन्फ्रेंसेस करवाए, अलग अलग वर्कशॉप्स ली, ट्रेनिंग दी स्टूडेंट्स को। सो जिसकी वजह से स्कूल साइकोलॉजी थोड़ा बेटर हुआ है इंडिया में। लेकिन देखो, इंडिया एक ऐसा देश है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इतने ज़्यादा पॉपुलेशन में सिर्फ ये एक एसोसिएशन है, तो क्या
बहुत ज़्यादा फ़र्क आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। हमें ज़रूरत है और ज़्यादा कमिटीज़ और ज़्यादा एसोसिएशंस की। आगे बताया जा रहा है क्या? आगे हमें बताया जा रहा है कि हम कब मानते हैं कि स्कूल साइकोलॉजी जो है वो एक एरिया में वेल एस्टैब्लिश हो चुका है। जैसे हम अभी बोल रहे हैं ना, इंडिया में एस्टैब्लिश नहीं हुआ, यूएसए में हो गया। सो ये हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं? सो 6 ऐसे क्राइटेरियाज़ या पैरामीटर्स हैं जो अगर मीट होते हैं तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एक जगह पे स्कूल साइकोलॉजी एस्टैब्लिश हो गई है। सो पहला क्राइटेरिया क्या है? स्पेशलाइज्ड ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन स्कूल साइकोलॉजी। अगर कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कि ग्रेजुएशन की डिग्री प्रोवाइड कराई जा रही है स्कूल साइकोलॉजी में, ठीक है, ये है फर्स्ट क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है कि अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे कि पीएचडी की डिग्री, स्पेशलाइज्ड डॉक्टरेट प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है स्कूल साइकोलॉजी में। तीसरा है हायर्ड क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स एज स्कूल साइकोलॉजिस्ट। अभी हमने देखा ना, इंडिया में क्या होता है, डिग्री किसी और चीज की और हायर कर लेते हैं स्कूल साइकोलॉजिस्ट की तरह। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके पास स्कूल साइकोलॉजिस्ट की डिग्री है उसी को स्कूल साइकोलॉजिस्ट के जैसे हायर करना चाहिए। सो ये है तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है लाइसेंस्ड प्रैक्टिस। देखो, साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करानी है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। सो वही बताया जा रहा है कि तब माना जाएगा स्कूल साइकोलॉजी एस्टैब्लिश है एक जगह पे जब लाइसेंस जो है प्रैक्टिस करने के लिए वो इजीली अवेलेबल हो। आगे फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ क्राइटेरिया, फॉर्मिंग ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस। इंडिया में देख रहे हो एक ही एसोसिएशन है, तो बहुत सारे और बनने की जरूरत है। सो ये एक क्राइटेरिया है। और सिक्स्थ है अकेडमिक जर्नल। अब सबसे पहले तो एकेडमिक जर्नल क्या होता है? एकेडमिक मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, जर्नल मतलब जैसे कि आपने न्यूज़पेपर आपको पता है, आपको मैगजीन पता है, इसी टाइप से एक और टाइप का डॉक्यूमेंट होता है जिसे जर्नल बोला जाता है। एकेडमिक जर्नल का काम क्या होता है? जिस भी सब्जेक्ट का एकेडमिक जर्नल होता है ना, उसमें उसके बारे में जो भी लेटेस्ट न्यूज़, एडवांसमेंट, कोई भी नई चीज़ है, नया प्रॉब्लम है, नया सॉल्यूशन है, उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी न्यूज़ है, सब उसमें छप के आता है। सो एक फील्ड के सभी लोगों को और नज़दीक लाने का काम ये करता है। सो ये थे आपके 6 क्राइटेरिया। अगर ये 6 के 6 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तो आप ऐसा बोलोगे कि एक जगह पे स्कूल साइकोलॉजी एस्टैब्लिश हो गई है। अब इंडिया में जो कंडीशन 1, 3 और 4 है वो हो चुका है, मतलब वो क्राइटेरिया मीट कर गए हैं। अब ये भी तीनों क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि फुल्ली एकदम मीट करते हैं, ऐसा नहीं है, 100% नहीं है, लेकिन हाँ ये स्टार्ट हो गए हैं मीट करने। लेकिन बाकी जो तीन तीन क्राइटेरिया है वो तो मीट ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इंडिया में स्कूल साइकोलॉजी वेल एस्टैब्लिश्ड है, जबकि बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में वो वेल एस्टैब्लिश्ड है। यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट था, फोर्थ पैरामीटर, लाइसेंस प्रैक्टिस, इसके बारे में एक और पॉइंट है जो कि ऊपर दिया गया है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि आप लोग पीडीएफ एक बार पढ़ लेना। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने पहले ही कवर कर लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं अब बता रही हूँ। द स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ स्कूल साइकोलॉजी इज वेरी वेल एस्टैब्लिश इन द वेस्टर्न कंट्रीज। देखो यही लाइन, हमने ऐसा क्यों बोला? आगे उसकी एक्सप्लेनेशन है। विद वेल स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्पेशलाइज्ड एकेडमिक कोर्सेज एंड लाइसेंस टू प्रैक्टिस। कि हम इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में ये वेल एस्टैब्लिश है क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं। स्पेशलाइज कौन से कोर्सेज? जैसे हमने अभी पढ़ा, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन, सॉरी पीएचडी, ये सारे। और लाइसेंस टू प्रैक्टिस, जो दूसरे देशों के जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट हैं उनको लाइसेंस इजीली मिल जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, अपनी सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। और इंडिया में क्या होता है? इन इंडिया द इशू ऑफ लाइसेंसिंग रिमेन्स पेंडिंग फॉर ऑल द अदर स्पेशलाइजेशंस ऑफ साइकोलॉजी एक्सेप्ट क्लिनिकल साइकोलॉजी। बोला जा रहा है इंडिया के अंदर साइकोलॉजी की जितनी भी फील्ड्स है सब में लाइसेंस प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इजीली किसी भी फील्ड को लाइसेंस नहीं मिलता, सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजी को ही मिलता है। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द मेजर रीजन ज़्यादा बच्चे जो हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए ऑप्ट करते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे क्या बताया जा रहा है? आगे आपको बताया जा रहा है एक प्रॉब्लम के बारे में कि ये जो पीएचडी डिग्री ऑफर करने वाला जो क्राइटेरिया है, ये जो प्रॉब्लम है, ये इंडिया में बहुत टाइम से इस पे काम किया जा रहा है, पर ये फुलफिल अभी तक नहीं की गई है। आप देख रहे हो मास्टर्स ही प्रोवाइड कराने वाले 2 यूनिवर्सिटीज है, तो हम कहाँ पीएचडी की बात कर रहे हैं, उसमें तो टाइम लगेगा ही। अब देखो यूजीसी केयर के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। यूजीसी केयर 2020 क्या था? इन्होंने एक लिस्ट निकाली थी जिसमें एकेडमिक जर्नल्स थे बहुत सारे। अभी मैंने आपको बता दिया था एकेडमिक जर्नल्स क्या होते हैं। इसमें हर सब्जेक्ट के एकेडमिक जर्नल थे, लेकिन इसमें स्कूल साइकोलॉजी का कोई भी एकेडमिक जर्नल नहीं था।
साइकोलॉजी का जर्नल था बट स्कूल साइकोलॉजी का नहीं था। सो जो साइकोलॉजी के जर्नल्स थे इसमें, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन जो थी, कुछ पब्लिकेशन स्कूल साइकोलॉजी के बारे में भी थी, लेकिन अलग से कोई स्पेसिफिक जर्नल हो स्कूल साइकोलॉजी के लिए ऐसा नहीं था। सो दो साइकोलॉजी के जर्नल्स थे इस लिस्ट में, कौन कौन से? एक जर्नल ऑफ इंडियन अकेडमी ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी और दूसरा साइकोलॉजिकल स्टडी। सो इन दोनों जर्नल्स का नाम आपको याद रखना है, ये दोनों इंडियन साइकोलॉजी जर्नल्स है, जिसमें कुछ कुछ पेजेस जो थे वो स्कूल साइकोलॉजी के बारे में थे, लेकिन स्कूल साइकोलॉजी का कोई अलग से इंडियन जर्नल नहीं है। और नीचे आपको स्कूल साइकोलॉजी के जर्नल्स का नाम दे रखा है जो इंटरनेशनल है, इंडियन नहीं है, ठीक है। बार बार इस बात को मैं बोल रही हूँ, इसको आपको ध्यान रखना है। इंडिया के अंदर तो है ही नहीं, इंडिया में सिर्फ साइकोलॉजी के जर्नल्स है, दो यहाँ पे आपको नाम दे रखे हैं। आगे जो आपको नाम दे रखे हैं वो आपके इंटरनेशनल जर्नल्स का नाम है। ये एक टेबल है, यहाँ पे आपको सारी एब्रीविएशंस दे रखी है, अलग अलग जो एसोसिएशंस थी, कमिटीज थी, उसकी फुल फॉर्म आपको दे रखी है। ओके, उसके बाद हम आगे आते हैं। यहाँ पे देखो पॉइंट 1.5 जो है वो है आपका फ्यूचर ऑफ स्कूल साइकोलॉजी इन इंडिया। अब हमने पास्ट और प्रेजेंट के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर, कि आगे क्या फ्यूचर है इस फील्ड का इंडिया में। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो फ्यूचर है वो अच्छा ही है, ये फील्ड और ग्रो और डेवलप करेगी, बट कैसे करेगी? सो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स लिखे हैं, मैं वो आपको बताती हूँ जो मैंने हाईलाइट नहीं किया पहले। सो देखो, इंडिया में पता है एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के लोग, कास्ट के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। सो ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि कुछ कल्चरल एस्पेक्ट्स को भी ट्रेनिंग में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। यानी ऐसा भी तो सकता है कोई बच्चा कल्चरली सेंसिटिव हो, उसको अपने कल्चर से कुछ इशू हो या कुछ कोई बात समझ ना आ रही हो, सो इस चीज़ से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग इंडिया में नहीं है, सो उसको इंक्लूड करने की ज़रूरत है। आगे यहाँ पे जो येलो से मैंने हाईलाइट किया है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर स्कूल साइकोलॉजी एज अ फील्ड और डेवलप होती है, थोड़ी सी और अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, अच्छी अच्छी चीज़ें की जाती हैं, सो इसके बाद वो टाइम भी दूर नहीं है कि जब स्कूल साइकोलॉजी सिर्फ स्कूल में ना काम कर कर हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स और मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स में भी काम करेंगे। आगे ये जो पिंक से आपको इतना सारा हाइलाइटेड पोर्शन दिख रहा है ना, ये वो वाला पार्ट है जो आपको पेपर में लिख के आना है। अगर आपका क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ स्कूल साइकोलॉजी, शॉर्ट में बताती हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें ये बताया हुआ है कि अगर स्कूल साइकोलॉजी एज अ फील्ड इसको ग्रो करना है, या आपको स्कूल साइकोलॉजिस्ट का अगर सही से फायदा उठाना है, तो क्या करना पड़ेगा? हर तरफ से मैक्सिमम और इक्वल कंट्रीब्यूशन मिलना बहुत ज़रूरी है। अब हर तरफ से मेरा क्या मतलब है? हर तरफ से मेरा मतलब है जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, उसके टीचर्स हैं, जो स्कूल का प्रिंसिपल है और स्कूल का मैनेजमेंट है, इन चारों के तरफ से भी उतना ही इनपुट लगेगा जितना कि एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट की तरफ से लग रहा है। तभी जो बच्चा है वो ग्रो कर पाएगा और ये फील्ड भी ग्रो कर पाएगी। ये बात यहाँ पे दे रखी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है वो यहाँ पे लास्ट 3 लाइन्स में यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जो एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट होता है वो कोई प्रॉक्सी टीचर नहीं है। आपको पता है कि देखो, कोई भी सब्जेक्ट का टीचर होता है, वो इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, उनको प्रॉपर पीरियड्स मिलते हैं ना, एक दिन में एक पीरियड तो मिलता ही मिलता है। लेकिन स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको हफ्ते में एक पीरियड, किसी किसी स्कूल में तो महीने में एक पीरियड, और कहीं कहीं पे तो उनको पीरियड ही नहीं मिलते। उनको तभी जाने देते हैं जब कोई मेन टीचर एब्सेंट हो, मेन सब्जेक्ट का टीचर एब्सेंट हो, उनको प्रॉक्सी टीचर की तरह यूज किया जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस द फैक्ट दैट दे शुड नॉट बी यूज एज अ प्रॉक्सी टीचर। द स्कूल मैनेजमेंट एंड द प्रिंसिपल नीड्स टू नो हाउ टू यूटिलाइज देम। ओके, उनको यूज करना उनको अच्छे से आने चाहिए, उनकी सर्विस उनको यूज करनी आनी चाहिए। दैट वाज ऑल। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये है ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। मैं बोलूंगी स्टेटमेंट, आपको फटाफट से आंसर बोल देना है, और मैं तो आंसर बोल ही रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ऑफर्स स्पेशलाइज्ड डॉक्टरेट डिग्रीज इन स्कूल साइकोलॉजी। क्या इंडिया जो है वो स्कूल साइकोलॉजी में पीएचडी प्रोवाइड करती है? ऊपर हमने पढ़ा था पैरामीटर में वाला पॉइंट कि इस पे अभी तक प्रॉब्लम चल रही है, ये अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, सो इट विल बी फॉल्स। सेकेंड, स्कूल साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया कैन ऑब्टेन अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस। इंडिया में जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट हैं, क्या उनको इजीली लाइसेंस मिल जाता है प्रैक्टिस के लिए? अब देखो, ऊपर जो हमने पॉइंट पढ़ा था वो हमने पढ़ा था इंडिया में स्कूल साइकोलॉजिस्ट को नहीं मिलता, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को मिल जाता है, सो इसीलिए फॉल्स होगा। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ऊपर तो लिखा था कि 0.4 मीट हो रहा है और 0.4 ये था। मैंने वहां पे आपको बताया था ये मिलना स्टार्ट हो गया है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है ये, ठीक है। सो बहुत टाइम लगेगा उसको फुलफिल होने में। सो आपको ध्यान रखना है कि हम इन जनरल आंसर दे रहे हैं, सो इन जनरल इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा।
Third, school psychology has significant overlaps with the field of clinical psychology, counseling psychology and educational psychology. क्या स्कूल साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी के दूसरे फील्ड्स के साथ ओवरलैप करता है? बिल्कुल करता है. इस क्लास में भी पढ़ा, लास्ट क्लास में भी पढ़ा, सो इट इज ट्रू. Fourth, schools in India that hire school psychologists are traditionally trained in clinical और counseling psychology. जो हमने ऊपर पढ़ा कि इंडिया में जो स्कूल्स होते हैं जो कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट को हायर करते हैं, वो स्कूल साइकोलॉजिस्ट के असली में उन्होंने जो पढ़ाई करी होती है वो क्लिनिकल या काउंसलिंग की करी होती है. बिल्कुल सही, ट्रू. अगेन ये इन जनरल आंसर है. अब ये चेंज हो रहा है बट हम इन जनरल आंसर दे रहे हैं. Fifth, professionals in school psychology are often misunderstood in their roles and contribution as school psychologists. कि लोगों को रोल जो है वो समझ में नहीं आता स्कूल साइकोलॉजिस्ट का और उनके रोल को मिसअंडरस्टूड किया जाता है. बिल्कुल ठीक, रोल ही क्लियर नहीं है लोगों को इसका. सो इसीलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वही है रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट. कि एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट का हमने बार बार बात करी कि रोल क्लियर नहीं है, रोल क्लियर नहीं है. सो आखिर में क्या उसका रोल और क्या फंक्शंस होते हैं हम उस पर बात करेंगे अब. ओके. सो यहाँ पे हमारे पास जो भी लिखा हुआ है, जो भी जॉब रोल्स लिखे हैं ना, हमें यहाँ पे बताया हुआ है. पहले तो रोल क्या है स्कूल साइकोलॉजिस्ट का. रोल जो है वो बोल्ड में लिखा हुआ है, फिर उसको ही डिफाइन किया हुआ है और कहीं कहीं पे एग्जाम्पल्स भी गिवन है. ठीक है. और उसके बाद में क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि आगे जाके अभी क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले. सो ये दो टाइप से पूछा जा सकता है एग्जाम में. या तो सीधा आ जाएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट, या फिर वो क्या करेंगे, वो आपको एग्जाम्पल दे देंगे और बोलेंगे बताओ स्कूल साइकोलॉजिस्ट का वो कौन सा रोल है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा या जो इस एग्जाम्पल से रिलेट करता है. सो इसीलिए आपको सारे रोल्स पता होना ज़रूरी है और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं. ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इन पॉइंट्स को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे क्या दे रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं. सो क्या होता है कि साइकोलॉजी की जो पूरी ब्रांच है वो पूरी ब्रांच ही बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है इंडिया में. सो क्या होता था, किसी भी साइकोलॉजी के फील्ड में जब इंडिया में कोई प्रॉब्लम आती थी तो हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के साइकोलॉजी के मॉडल को अप्लाई कर देते थे. यानी कि अगर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आई है इंडिया में तो हम क्या करते थे, हम देखते थे कि यूएसए में जब ये प्रॉब्लम आई थी या किसी और वेस्टर्न कंट्री में आई थी तो उन्होंने इसको कैसे सॉल्व किया और फिर हम भी उसी तरीके से सॉल्व करते थे. लेकिन क्योंकि यहाँ के जो स्कूल्स हैं, दो स्कूल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्कूल्स इन द वेस्ट, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट अप्लाई द सेम मॉडल दैट इज यूज्ड इन द वेस्टर्न कंट्रीज फॉर स्कूल साइकोलॉजी हेयर. सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ के स्कूल्स के हिसाब से स्कूल साइकोलॉजी का अलग मॉडल तैयार करना पड़ेगा जिसमें कोई डिस्क्रिपेंसी यानी कि जिसमें कोई भी एरर ना हो. ये बात यहाँ पे बताई गई है. अब आगे बताया जा रहा है वो कौन से रोल्स हैं जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट निभाएगा, क्या क्या फंक्शन वो करेगा. सो पहला रोल यहाँ पे आता है डायरेक्ट सर्विस. सो नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ सर्विसेज that a school psychologist can provide. First is direct service, second one is indirect service. जो इनडायरेक्ट सर्विस है उसी का एक दूसरा नाम भी आपको गिवन है जिसको कि कंसल्टेशन भी बोला जाता है. सो क्या होता है ये, इसके बारे में बात करते हैं एक साथ ही. विल अंडरस्टैंड टुगेदर व्हाट इज डायरेक्ट सर्विस एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट सर्विसेज. सो डायरेक्ट सर्विस का मतलब है दैट वन चाइल्ड कम अप्स टू यू एंड ही टेल्स यू व्हाट प्रॉब्लम ही और शी इज फेसिंग. ओके. और आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस बच्चे को ही बता देते हो, यानी आप डायरेक्टली अपनी सर्विस उस बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. सो दैट विल बी अ डायरेक्ट सर्विस. इनडायरेक्ट सर्विस का मतलब ये हुआ कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, आपने वो प्रॉब्लम नोटिस की, आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सीधा उस बच्चे को ना बताकर आप उसके टीचर्स को या पेरेंट्स को बताते हो ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके. सो बिकॉज नाउ यू आर नॉट डायरेक्टली गोइंग टू द चाइल्ड बट यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ his friends or teacher or parents, so that will be indirect service or consultation. So direct service में क्या लिखा है, school psychologists offer direct services to the school children by offering counseling, problems in school at
home, academic stress and relationship issues of the youth are some of the regular issues that are addressed effectively with the help of the school psychologist counseling services. So ये तो हम पहले ही जानते हैं, उनको घर पे कोई प्रॉब्लम है, स्कूल में है, या कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, एकेडमिक स्ट्रेस है, तो उन सब के साथ आपको डील करना होता है और डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड करनी होती है. सेकेंड रोल क्या होता है स्कूल साइकोलॉजिस्ट का? असेसमेंट. असेसमेंट हमने ऊपर ही पढ़ा था, ये तो एक ट्रेडिशनल रोल है, यानी हमेशा से ये रोल रहा है स्कूल साइकोलॉजिस्ट का कि उनको अलग अलग चीज़ों के बेसिस पे टेस्ट कंडक्ट करने होते हैं, फिर रिजल्ट जो है वो इंटरप्रेट करने होते हैं और उसके बाद रिपोर्ट्स प्रेजेंट करनी होती है. सो ये उनका एक रोल है जो हमेशा से रहा है. लिखा है स्कूल साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो कैरी आउट असेसमेंट एंड अ पार्ट ऑफ देयर हायर एजुकेशन ट्रेनिंग अलाउज देम टू लर्न प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट कंडक्शन एंड सीक एक्सपीरियंस इन इंटरप्रेटिंग टेस्ट स्कोर्स एंड मेकिंग टेस्ट रिपोर्ट्स. ठीक है, उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से टेस्ट को कंडक्ट किया जाए, टेस्ट स्कोर्स निकाले जाए और कैसे उसको प्रेजेंट करना है. टेस्ट स्कोर को प्रेजेंट करना भी एक बहुत ही बड़ी स्किल होती है जो उनको आना चाहिए, है ना. ये नहीं कि जिस बच्चे ने जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है या बहुत अच्छा स्कोर नहीं आया तो उसको बहुत बुरे तरीके से बता रहे हैं, जैसे जनरली स्कूल्स में होता है वैसे नहीं करना होता. एक तरीका होता है जिसकी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है. सो ये हुआ उनका रोल असेसमेंट में. थर्ड है एक्सपर्ट टॉक्स. एक्सपर्ट टॉक्स का मतलब आपने देखा हो जैसे जैसे टेडेक्स होता है, जोश टॉक्स होता है. सो इसी तरीके से स्कूल्स में क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के गेस्ट्स को बुलाया जाता है. सो अब कैसे गेस्ट? सो ये पॉइंट्स में लिखा है. फर्स्ट, गाइडेंस इन स्टूडेंट्स करियर चॉइस. ऐसे गेस्ट्स को बुलाएंगे जो कि स्टूडेंट्स को आगे उनके करियर चॉइसेस को बेटर करने के लिए हेल्प कर सके. यानी कि हो सकता है किसी फेमस डॉक्टर को या किसी आईएएस ऑफिसर को बुला ले. सो इस टाइप से ऐसे लोगों को बुलाएंगे जो उनको करियर चॉइस में हेल्प कर सके. और किसको बुला सकते हैं? एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड मेडिटेशन. अब बिकॉज जो बच्चे होते हैं सुबह वो स्कूल जाते हैं, वहाँ से आते हैं, ट्यूशन जाते हैं, वहाँ से आते हैं, कुछ टाइम सेल्फ स्टडी भी करते हैं और उनकी हॉबीज हुई तो वो भी करेंगे. सो इतना सारा टाइम उनको मैनेज करना होता है, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट. और इतना स्ट्रेस उनको होता है आजकल, इसीलिए मेडिटेशन. सो ऐसे गेस्ट्स को बुलाया जाएगा, ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा जो उनको टाइम मैनेजमेंट और मेडिटेशन के बारे में बताएं. तीसरा, अब ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होते. स्कूल साइकोलॉजिस्ट एज एक्सपर्ट्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ स्कूल स्टाफ. ये स्कूल के स्टाफ को ट्रेन करने के लिए भी बुलाए जा सकते हैं. और फोर्थ, ये पेरेंटिंग सेशंस कंडक्ट करने के लिए भी बुलाए जा सकते हैं. अगर सोचो छोटे क्लास के बच्चे हैं, अब उनको क्योंकि गुड टच बैड टच पता नहीं होगा, सो उनके पेरेंट्स को आप गुड टच बैड टच पे सेशन कंडक्ट करवा सकते हो और उनको समझा सकते हो कि किस तरीके से वो अपने बच्चे को ये चीज़ समझाएंगे. इसी तरीके से जो बड़े क्लासेस के बच्चे होते हैं, हायर क्लास के बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स को आप बुलाकर उनको रिजल्ट के बारे में वर्कशॉप प्रोवाइड करवा सकते हो और फिर वो अपने बच्चे से उसके बारे में बात कर सकते हैं. फोर्थ जो यहाँ पे जॉब रोल आता है वो आता है प्रिवेंशन सर्विसेज. अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी उसमें भी हमने पढ़ा था दो टाइप की प्रिवेंशन सर्विसेज होती हैं. एक होती है प्राइमरी प्रिवेंशन सर्विस, दूसरी होती है सेकेंडरी प्रिवेंशन सर्विस. प्राइमरी में हमने बात करी थी कि अगर कोई प्रॉब्लम है जो शुरू भी नहीं हुई है, वो शुरू होने से पहले ही उसको ख़त्म कर देना ताकि वो आगे फ्यूचर में भी ना हो, उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन सर्विस. और सेकेंडरी प्रिवेंशन सर्विस का मतलब है कोई प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, सो अब हम उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो प्रॉब्लम दोबारा आगे चल के ना हो. एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. सो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है. सोचो आप किसी स्कूल में स्कूल साइकोलॉजिस्ट हो, ठीक है, और आपने देखा कि जो क्लास 9th है उस स्कूल की, वो क्लास बहुत ही अच्छी है, वहाँ पे कभी बुलिंग का केस हुआ ही नहीं. सो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वहाँ पे बुलिंग का केस हुआ ही नहीं, तो आप वहाँ पे प्राइमरी प्रिवेंशन सर्विस प्रोवाइड करोगे, यानी उनको ऐसे ट्रेन करोगे, उनको ऐसी चीज़ें सिखाओगे जिसकी वजह से आगे भी वहाँ वो प्रॉब्लम ना हो. पहले भी नहीं थी, आगे भी नहीं होगी. सोचो क्लास 10th के बच्चे जो थे वो कुछ बुलिंग के केसेस आपको वहाँ पे मिले थे, सो वहाँ पे आप सेकेंडरी प्रिवेंशन सर्विस प्रोवाइड कराओगे, यानी कोई प्रॉब्लम वहाँ पे पहले से थी, नाउ यू विल वर्क टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम. आप अब वहाँ पे इस चीज़ के ऊपर काम करोगे कि वो बच्चे आगे दोबारा बुलिंग ना करें. सो जहाँ प्रॉब्लम नहीं थी और आगे भी ना हो, उसके लिए प्राइमरी प्रिवेंशन सर्विस. जहाँ प्रॉब्लम थी लेकिन अब आप उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करोगे ताकि फ्यूचर में वापस वो प्रॉब्लम ना हो, वो होगी सेकेंडरी प्रिवेंशन सर्विस. ओके, आगे हम आते हैं. जो फिफ्थ रोल है वो है इंटरवेंशन. इंटरवेंशन का वैसे मतलब कुछ और होता है, यानी रोकना, लेकिन यहाँ पे इंटरवेंशन का ये मतलब है कि जो एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट होगा उसका काम होता है बच्चों को सिर्फ
पढ़ाई के बारे में ना बताकर लाइफ स्किल्स भी सिखाना। लाइफ स्किल्स यानी ऐसी चीज़ें जो उनको आगे स्कूल पास करने के बाद भी काम में आएँगी। सो इसमें क्या-क्या आता है? इसमें आ सकता है आप उनको कोपिंग विद स्ट्रेस, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कोपिंग विद इमोशंस, ये सारे स्किल्स उनको सिखाता है। कौन सिखाता है? स्कूल साइकोलॉजिस्ट। सिक्स्थ रोल कंसल्टेशन, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, यही वो इनडायरेक्ट सर्विस है। सो इसमें क्या होता है, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या आपने किसी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम नोटिस की, तो आप सीधा उसके पास ना जाकर उसके फ्रेंड्स या उसके पेरेंट्स, उसके टीचर से बात करोगे ताकि वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, सोचो एक ग्रेड 9 की लड़की थी, ठीक है, जो कि अपने क्लासमेट के साथ रिलेशनशिप में आ गई। अब इसकी वजह से उसको भी पढ़ाई में प्रॉब्लम्स होने लगी और कुछ और भी प्रॉब्लम्स होने लगी। सो आप क्या करोगे, आप सीधा उस बच्चे को नहीं समझाओगे क्योंकि हो सकता है वो बच्चा आपसे कनेक्ट ना कर पाए। सो व्हाट विल यू डू इज यू विल कॉल हर पेरेंट्स एंड आप उनको पोलाइटली अच्छे तरीके से, जो भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, उस ट्रेनिंग का यूज करते हुए आप उनको समझाओगे ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। नाउ सी वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि आपको बता, जो आप उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करोगे उसका भी एक तरीका होता है ना। जैसे चुगली जैसे तो नहीं बताएंगे हम, जैसे मतलब नेबर्स या ऐसे हम वैसे नहीं बताएंगे। हमें वर्क एथिक्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है स्कूल साइकोलॉजी में। सो एथिकल वे में आप उनके पेरेंट्स को कन्वे करोगे, उनके साथ सेशन कंडक्ट करोगे ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। सो दैट इज इनडायरेक्ट सर्विस और कंसल्टेशन। सेवेंथ और लास्ट रोल जो है वो आपका आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होते हैं उनके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में आपके वो बच्चे आ सकते हैं जिनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर जिनको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल इलनेस है, उनको भी आप डील करते हो। कोई किसी को कोई एंजाइटी इशू है, वो भी इसमें आएगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती है। सो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, वो जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चों के लिए अच्छा इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। सो सोचो कि किसी क्लास में कोई बच्चा है, अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, सो आप उसके क्लासमेट्स को समझाओगे कि उसको कैसे ट्रीट करना है, आप बाकी टीचर्स को समझाओगे, आप उस बच्चे के पेरेंट्स को समझाओगे। सो ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती है। सो यहाँ पे जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट होता है उसको एक शैडो टीचर की तरह एक्ट करना होता है। शैडो क्या होती है? परछाई, जो हमेशा आपके साथ रहती है। सो इसी तरीके से स्कूल साइकोलॉजिस्ट को हमेशा उन बच्चों पे ध्यान रखना होता है और अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे सॉल्व करना होता है। सो ये हुए 7 मेन रोल्स। इसके अलावा और भी कुछ रोल्स होते हैं, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। बिसाइड्स द अबव, स्कूल साइकोलॉजिस्ट आर आल्सो एंगेज्ड इन काउंसलिंग, सुपरविजन, प्लानिंग, एडवोकेसी एंड समटाइम्स इन सम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। इसके अलावा जो है यहाँ पे क्या बताया हुआ है, वही चीज़ें जो मैंने आपको पहले बता दी कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो है उनको हमेशा प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करने चाहिए। एक तरीका होता है हर बात को कन्वे करने का, आपको वो तरीका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इस प्रोफेशन को क्रेडिबिलिटी मिलेगी, वैलिडिटी मिलेगी। नहीं तो हमेशा से जैसा एक एस्पेक्ट रहा है कि किसी को क्लियर ही नहीं होता कि स्कूल साइकोलॉजी है क्या, स्कूल साइकोलॉजिस्ट करते क्या है, वैसा ही एक इम्प्रेशन बन के रह जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द प्रोफेशनल एथिक्स। सो दैट वाज ऑल फॉर द चैप्टर। इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, चेक योर प्रोग्रेस 3, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ लिटिल टफ ऑल्सो। सो आई एक्सप्लेन द क्वेश्चन। सिर्फ मैं फर्स्ट का आंसर आपको बताऊंगी, बाकी जो क्वेश्चन है, बाकी जो पार्ट्स है, उसका आंसर मुझे नीचे कमेंट्स में चाहिए और बिना चीटिंग के बताना है। ये नहीं कि नीचे स्क्रॉल करके देख लिया आंसर क्या है, क्योंकि सारे आंसर्स गिवन होते हैं। सो ध्यान से समझना है क्या क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन आपको कमेंट्स में लिखना है। और जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी, जैसा कि मैंने पहले बोला, मैं उसमें आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगी और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दूंगी ताकि ये चैप्टर आपके टिप्स पे आ जाए और पेपर में से जो भी क्वेश्चन है आप उसे अच्छे से कर सको। देन विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी सजेशन अगेन, सो प्लीज़ उसको कमेंट्स में लिखिए सो दैट हम इस सेशन को और बेटर कर सकें। सो देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक रोल ऑफ स्कूल साइकोलॉजी फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पेपर में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको एग्जाम्पल दे दिया, वो पढ़ के आपको बताना है कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट का कौन सा रोल है जो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। फर्स्ट सिचुएशन देखो दे रखी है, मोहित एक बच्चा है जिसको अटेंशन डेफिसिट या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है और उसको एक शैडो टीचर की जरूरत है।
सो आप बताओ कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट का वो कौन सा रोल है जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। सो हमने लास्ट जो रोल पढ़ा था अभी, इंक्लूसिव एजुकेशन, हमने उसमें ही पढ़ा था कोई भी चाइल्ड विद स्पेशल नीड जो होता है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो है स्कूल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। सो यहाँ पे आप इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो आंसर लिख दोगे। इसी तरीके से बाकी जो सारे हैं उसमें भी आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वो पढ़ के आपको ये बताना है कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट का कौन सा रोल है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। दैट वाज ऑल फॉर दी चैप्टर। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, व्हाट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों वीडियोस दोबारा देखना है। अब नॉर्मल स्पीड पे देखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो थोड़ा फास्ट करके भी देख सकते हो ताकि फटाफट रिवाइज हो जाए। और क्या कर सकते हो आप, और बस ये समरी जो दे रखी है ना इसको एक बार पढ़ लेना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। ऑल्सो जब आप पीडीएफ पढ़ते हो या फिर अपनी बुक पढ़ते हो जो पेपर बैक वर्जन में है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक आई डू। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आपको भी करना है, बिकॉज लास्ट टाइम पे क्या होगा, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, आपको हाईलाइटेड चीज़ें ही देखनी पड़ेंगी। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। विल मीट in the next class that will be on Saturday or Sunday. Okay, प्लीज़ तब तक के लिए शेयर कर दो और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो दे दो। ओके, ताकि रीच ज़्यादा हो सके। जितनी बेटर रीच होगी उतना बेटर इनपुट भी आपको मिलेगा मेरी तरफ से। दैट वाज ऑल, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।